सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,946 नए मामले सामने आए हैं। 46 दिन बाद राज्य में संक्रमण के 4,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 17 अगस्त को प्रदेश में 3,798 मामले सामने आए थे। वहीं 12 सितंबर को राज्य में एक दिन में सर्वाधिक 6,901 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। राज्य के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अनलॉक 5 में प्रदेश में दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए प्रदेश में अब दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने की अनुमति दे दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस दौरान भी नियमों का पालन करना होगा। दुर्गा पूजा पंडाल खुले क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं, जिनमें धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी अनुमति दी गई है। इसमें आयोजन करने वालों को कोविड के सभी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में मृत युवती के मामले में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हाथरस के एसपी विक्रांत वीर समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। हाथरस केस के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह फैसला किया है। हाथरस कांड के खिलाफ प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। हाथरस से लेकर लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, बागपत जिलों में इस वारदात के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाथरस के बुलगड़ी गांव के बाहर हिंदू महासभा के लोगों ने हाथरस के जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अड़े हैं। कहा है कि जब तक उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वे उठेंगे नहीं। युवती की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी परिवार को न्याय दिलाने के लिए सवर्ण समाज के लोग धरने पर बैठे। मौजूद लोगों का कहना है कि एसआईटी जांच निष्पक्ष रूप से हो। यदि हमारे बच्चे दोषी है तो उन्हें सजा जरूर दी जाए, निर्दोष न फंसे और दोषी बचने न पाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती की गैंगरेप के बाद की गई हत्या के मामले से राजनीतिक पारा बढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जबरन हाथरस जाने की कोशिश की, पर नोएडा पुलिस ने इन सबको जबरन वापस लौटा दिया था। जिसके बाद विपक्षी नेताओं के दौरों को देखते हुए पूरे हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोरदिया कहते हैं कि हाथरस में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पीड़िता के गांव की तरफ जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। हाथरस मामले में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बलात्कारियों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार प्रत्येक माता बहन को सुरक्षा और विकास देने के लिए संकल्पबद्ध है। मामले को लेकर यूपी में सियासत का माहौल गर्म है। यूपी पुलिस पर भी मामले में लीपापोती का आरोप है। हाथरस केस में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के हाथरस जाने पर एफआईआर दर्ज। एचसी ने शीर्ष अधिकारियों को किया तलब। आपको बता दें कि जानबूझकर घातक कृत्य करना, धारा 270 और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करना व महामारी अधिनियम धारा 188 के अंतर्गत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के मामले में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा है।
हाथरस के एएसपी प्रकाश कुमार का कहना है कि जब तक एसआईटी काम कर रही है तब तक मीडिया को गांव में जाने की अनुमति नहीं होगी, जांच प्रभावित न हो इसलिए रोक लगाई गई है। मौजूदा कानून व्यवस्था को देखते हुए राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल पर रोक लगी रहेगी जब तक प्रशासन तय न कर ले कि अब गांव का माहौल मुफीद है यानी सुरक्षित है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला ढहाने की कार्रवाई पर उनकी पार्टी का विरोध किया था, उन्हें हाथरस की बलात्कार के बाद हत्या का शिकार बनी लड़की के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने यूपी के हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार की आलोचना की। हाथरस गैंग रेप की पीड़ित के परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके घर, गली और छत पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने पूरे गांव बुलगड़ी की नाकाबंदी की है। परिवार के मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। मीडिया से बात न करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। इस बीच गैंगरेप की पीड़ित युवती का सबसे छोटा भाई छिपकर खेतों से होकर मीडिया तक पहुंचा। पीड़ित के भाई ने कहा कि वह घास काटने का बहाना बनाकर घर से बाहर आया और खेतों में छिपकर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर मीडिया तक पहुंचा। उसने बताया परिवार वालों के सभी मोबाइल बंद करवा दिए गए हैं और पुलिस ने अपने पास रख लिए हैं। पुलिस वालों ने मेरे ताऊ के साथ मारपीट की। उनका इतना ही कसूर था कि वे भी मीडिया वालों से बात करना चाहते थे। पुलिस वाले हमें बाहर भी नहीं आने दे रहे हैं और नहीं मीडिया को अंदर आने दे रहे हैं। शाहजहांपुर जिले में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा विधायक रोशन लाल शर्मा के ड्राइवर महेंद्र ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ लाठी डंडा लेकर पावर हाउस पर हमला बोल दिया। बिजली कर्मियों की पिटाई की गई। उसके बाद निगोही थाने पहुंचकर चक्का जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस कर्मियों ने समझाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया, जिससे इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। इंस्पेक्टर का मोबाइल भी छीन लिया गया। पुलिस ने विधायक के ड्राइवर समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 40 से 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गोरखपुर जिले में एक युवक ने अपनी मां की पीटकर हत्या कर दी, जबकि भाई बहन घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की रिकवरी दर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लखनऊ के छावनी में सेना की जमीन से भाजपा नेता डॉक्टर संजय सिंह के अवैध कब्जे को हटाने के बाद चर्चा में आए रक्षा संपदा अधिकारी अभिषेक मणि त्रिपाठी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनको फील्ड पोस्टिंग से हटाकर जयपुर में दक्षिण पश्चिमी कमान के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में संबद्ध किया गया है। उनकी जगह श्रीनगर में तैनात विकास कुमार को लखनऊ का रक्षा संपदा अधिकारी बनाया गया है। अभिषेक मणि त्रिपाठी ने अक्टूबर 2018 में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बंगले में उनके कब्जे से 3 एकड़ जमीन खाली कराई थी। 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने कहा कि वह किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जनपद को बांस के केंद्र के रूप में विकसित कराएंगी। उन्होंने कहा कि बांस का एक पौधा 2 साल में तैयार होता है, इससे किसानों को कम लागत में बेहतर आमदनी होती है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि जब कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिले में आएंगे तो उनसे बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद मांगूंगी।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी सहित प्रमुख शहरों की हवा अब जहरीली होने लगी है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे अनलॉक के चरण बढ़ रहे हैं और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, वैसे वैसे प्रदूषण भी अपना असर दिखाने लगा है। ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 150 से अधिक है। जब भी AQI 150 से ऊपर पहुंचता है वह इंसानी सेहत के लिए हानिकारक होने लगता है। मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी छोटी बहन की बड़ी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। दोनों ने हत्या करने के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ एवं PSC कांस्टेबल भर्ती 2018 में आवेदन के बाद की तिथि का जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर अभ्यर्थन निरस्त करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने प्रयागराज में अनस अनवर की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बहस की। विकास दुबे और उसके साथियों की आर्थिक कुंडली खंगाल रहे ईडी को अहम साक्ष्य मिले हैं। विकास दुबे के खातों की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ लोगों ने उसके साथ लाखों रुपए का लेन देन किया। एक तरफ पैसा जमा हुआ और दूसरी तरफ 48 घंटे में निकल गया। हमले की रात यानी 3 जुलाई से पहले विकास के खातों से पैसा निकला और केवल 70,000 रुपए की रकम छोड़ी गई। इस रकम को भी हमले के बाद निकालने का प्रयास किया गया था।